नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। और मैं हूं अंजलि भंडारी। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बुलेटिन की बड़ी खबर आ रही है, वो आपको सबसे पहले बताने जा रहे हैं। तो हरियाणा का बजट आज पेश होने जा रहा है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन। सीएम मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। 2024 चुनाव से पहले खुलेगा सौगातों का ये पिटारा। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा का बजट आज पेश होना है। तो आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर आज बजट पेश करेंगे। 2024 चुनाव से पहले सौगातों का पिटारा खुलने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बजट है, आपको बता दें। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बजट में क्या कुछ खास रहने जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज हरियाणा का बजट पेश होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे। 2024 चुनाव से पहले सौगातों का बड़ा पिटारा खुलेगा। तो बता दें कि गठबंधन सरकार का चौथा बजट आज पेश होगा। इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उम्मीदों वाला है बजट, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से पहले ही इस बात का जिक्र किया जा चुका है, मुख्यमंत्री की तरफ से पहले इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि ये जो बजट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र के स्तर पर, केंद्र की तर्ज पर ही ये बजट जो है वो बनकर तैयार हुआ है। अमृतकाल का ये पहला बजट। तो फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से आज बजट पेश होना है, उम्मीदें सबको बहुत ज्यादा है। इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह गहलावत है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ केसी भाटिया है, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता है। प्रोफेसर दीप नारायण पांडे है, अर्थशास्त्री है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और साथ ही साथ राजकुमार सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भूपेंद्र सिंह गहलावत का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से आज बजट पेश होना है, उम्मीद है सबको बहुत ज्यादा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज हमारा पहला बजट माननीय मुख्यमंत्री एज ए फाइनेंस 10:30 बजे, और ये 1,85,00,000 करोड़ से ज्यादा का बजट होगा। और काफी दिनों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से, चाहे वो विपक्ष के विधायक थे, चाहे अपनी पार्टी के विधायक थे, सभी विभागों के जो अधिकारी थे और जो सामाजिक संस्थाएं थी, चाहे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो दूसरे लोग थे, सबसे राय लेकर के और उनके फीडबैक पर बजट तैयार करने का काम किया है। हमारे बजट में मुख्य तौर पर हेल्थ का लिया गया है, एजुकेशन की बात है, और जो सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास की बात के लिए बजट में रखा गया है, और जो आप पेश हो जाएगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा फोकस जो गरीब लोग हैं, गरीब कल्याण के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के लिए होगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं होंगी। चाहे मैं तो कहता हूँ हमारी सरकार ने पहले भी बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए लागू की हैं, अब भी बहुत सारी योजनाओं के बारे में इस बजट में प्रोविजन होगा। और ये बजट ऐसा बजट होगा, ये किसी भी वर्ग को निराश नहीं करेगा। सबके लिए, इसमें सबकी बेहतरी के लिए, सबके कल्याण के लिए इस बजट में सारा सिस्टम रखा गया है। और जब ये बजट आएगा तो कोई भी इसको आलोचना के लिए आलोचना भले ही करे, लेकिन आलोचना करने का इसमें कोई भी हमने वो नहीं छोड़ी है। और पूरे तरह से बजट पारदर्शिता से और सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए ये बजट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भूपेंद्र सिंह जी आपके पास आएंगे। केसी भाटिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केसी भाटिया जी, उम्मीदें तो जनता, प्रदेश की जनता की बहुत जुड़ी हुई हैं, और जैसा कि भूपेंद्र सिंह जी भी कह चुके हैं कि देखिए हमारा बजट जो है वो ऐसा होगा कि यहां पर किसी तरीके का उसमें सवाल नहीं उठ पाएगा, क्योंकि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। विपक्ष की कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए अजय जी, बजट पेश करने गोपनीयता, उससे बजट तैयार किया जाता है, पूरी गोपनीयता है, किसी को पता नहीं होगा। साहब को किसी ने बताया होगा कि भाई बजट में क्या क्या होने वाला, जिस तरह से बता रहे थे। तो हमें पूरी आशा है कि जनता की आकांक्षाओं के ऊपर ये बजट पूरा उतरेगा। और इस बजट के अंदर जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में जिस तरह से निराशा भरी हुई थी, इस तरह से हरियाणा का बजट नहीं होना चाहिए। हरियाणा में हेल्थ के लिए बहुत जरूरत है, एजुकेशन के लिए जरूरत है, किसानों को क्या ये रियायत देने वाले हैं,
सभी वर्ग इस तरफ देख रहे हैं कि हरियाणा का बजट किस तरह का आने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट अच्छा आना चाहिए। अगर उसमें कमियां होंगी तो वो उसको उजागर करना, हम उसमें बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, हमारा धर्म बनता है। ये जिस तरह से कह रहे हैं विपक्ष का तो काम होता है, विपक्ष वाले तो बोलेंगे, तो हम बिल्कुल बोलेंगे। अगर कुछ उसमें गलत होगा, अगर ठीक होगा तो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच राजनीतिक विशेषज्ञ राजकुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से 2024 में चुनाव है, उससे पहले ये बजट पेश हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अगर 2024 के चुनाव से पहले इस बजट को समझा जाए तो किस तरीके से ये रहने जा सकता है? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, लेकिन उससे पहले बजट पेश हो रहा है। आपने चुनाव की बात कही। हरियाणा में चुनाव अगर अपने नियत समय पर होते हैं तो अक्टूबर में होंगे, यानी उसके पहले एक बजट अगले साल और आ सकता है। दूसरी बात, केंद्रीय बजट अभी आया इसी महीने के शुरू में 1 तारीख को, और बजट में हमने देखा कि आमतौर पर जो प्रवृत्ति बन गई है रेवड़ियां बांटने की, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परहेज किया, जैसे कि उसकी एक पॉलिटिकल स्टैंड रहा भी है शुरू से, लेकिन उसमें राहत देने की कोशिश सभी वर्गों को की। तो एक बात तो हम अपेक्षा ये रख सकते हैं कि रेवड़ियां इस बजट में नहीं होंगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का घोषित तौर पर स्टैंड है, और रेवड़ियों की राजनीति का विरोध भी करते हैं, लेकिन राहत सभी वर्गों के लिए होगी। तीसरी बात, ये बजट, जैसा कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट आने के बाद कहा था कि अमृत काल का ये बजट है, और हम अपने राज्य का बजट भी उसी तर्ज पर अमृत बजट के तौर पर लेकर आएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं आप ढांचागत विकास पर जोर देखेंगे, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे ग्रामीण विकास की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, उन क्षेत्रों पर विशेष फोकस होगा, लेकिन दूरगामी नीतियों के साथ होगा, एक ढांचागत विकास के दृष्टिकोण के साथ होगा, सिर्फ रेवड़ियां बांटने के लिए नहीं होगा। अगर इस बजट में बहुत ज्यादा घोषणाएं, जो आप कह सकते हैं लोक लुभावन होती हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि शायद हरियाणा में नियत समय से पहले, यानी कि अगले लोकसभा चुनाव के साथ भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अगर सरकार ये मान के चलती है चुनाव समय से पहले कराने हैं, तो ये उसके कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होगा और उसमें उसकी झलक दिख जाएगी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही है राजकुमार सिंह जी ने। प्रोफेसर दीपनारायण पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। कुल मिलाकर हम समझा जाए, क्योंकि सरकार का फोकस यहां पर न सिर्फ विकास की योजनाएं लाना है, बल्कि प्रदेश में किस तरीके से अर्थव्यवस्था जो है वो यहां पर बनी रहे, और जो राजस्व घाटा है उसे किस तरीके से कम किया जाए, इसका समावेश बहुत महत्वपूर्ण होगा समझना आज पेश होने जा रहे बजट में। जी, आपने जो विषय उठाया है, देखिए राजस्व घाटा या कोई भी सरकार लाभ के लिए लोकतांत्रिक सरकारें नहीं होती है। घाटा होता है तो किसी दूसरे मत से उसको पूरा करती है सरकारें जी। अब राजस्थान की जो हरियाणा की जो मूल समस्या है उसको हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए, और उस समस्या को क्या ये बजट दूर करने का एक माध्यम बन सकता है क्या? हम जानते हैं कि हरियाणा के बारे में लोकप्रिय है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। अब हरियाणा इस परंपरा में तो है कि जहां पर दूध दही खूब होता है, लेकिन इस आर्थिक विकास के दौर में हरियाणा का जो समाज है वो खेती पशुपालन से दूर होता जा रहा है। और एनसीआर रीजन में आता है हरियाणा। एनसीआर रीजन में आने के कारण इसके 3-4 जिले एनसीआर रीजन में पूर्णतः आ जाते हैं। अब उसके अलावा जो हरियाणा है या जो दक्षिणी हरियाणा है वो रीजनल डिस्पैरिटी का शिकार है, प्रादेशिक असंतुलन का शिकार है। वहां पर जो हम अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, ये जो रचना है वो हमें साउथ बिहार में, साउथ हरियाणा में कम दिखाई पड़ती है जी। तो हमें इस सरकार को इस रीजनल जो डिस्पैरिटी है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात,
हरियाणा में युवाओं का बहुत तेजी से माइग्रेशन विदेश की ओर जा रहा है। बिल्कुल। जो समस्या पंजाब ग्रसित होता जा रहा है नशा और माइग्रेशन से प्रभाव से, वही समस्या हरियाणा का भी युवा ग्रसित होता जा रहा है जी। इसके लिए इस बजट में स्पेशल पैरामीटर्स लाने चाहिए, क्योंकि हरियाणा का जो युवा है वो विदेश में जा रहा है और डिफरेंट टाइप की रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है, वो उनको वहां पे जाके मजदूर बना देती हैं, लोग मुहावरे सपने दिखा करके। बिल्कुल। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हरियाणा में जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम है। बिल्कुल। जो वहाँ के युवा के अंदर जो मोटिवेशन है वो कम है, और नशे की भी समस्या हरियाणा के युवाओं में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। और एक समस्या, हरियाणा में सड़कें बहुत अच्छी हो गई, अच्छे हाईवे का निर्माण हुआ, लेकिन वो हाईवे केवल हरियाणा ट्रांजिट पॉइंट रहेगा क्या? हरियाणा में ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो उसके सारे इंडस्ट्री की भी डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्कुल, यही सब बिंदु है। माफी के साथ प्रोफेसर साहब आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल आप तमाम जो सब हैं हमारे खास मेहमान वो बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार भी लगातार चर्चा जारी है। रोटी की कीमत बढ़ी या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? पंजाब, जिसे भारत का फुटबॉल कहा जाता है, देश में हरित क्रांति लाने वाली भूमि अब तेजी से भारत के औद्योगिक केंद्र के रूप में परिवर्तित हो रही है। मेहनती और उद्यमशील पंजाब ने पहले ही अपनी स्थिति मजबूत बना ली है कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो कंपोनेंट उद्योग में। पंजाब भारत का सबसे बड़ा साइकिल निर्माता भी है। आज पंजाब में सर्विस इंडस्ट्री में तेजी से अवसर बढ़ रहे हैं, खासतौर पर IT, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी में। इसने एक निवेशक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित किया है, जो व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट ढांचागत और संस्थागत समर्थन प्रदान करता है। इन्वेस्ट पंजाब एक वन स्टॉप सिंगल विंडो है, जो राज्य में निवेश की सुविधा और प्रत्येक निवेशक को पूर्ण सहयोग प्रदान करता है, रेगुलेटरी मंजूरी से लेकर वित्तीय सहयोग तक। इतना ही नहीं, राज्य में उत्पादन के अनुकूल सभी सुविधाएं मौजूद हैं। पर्याप्त बिजली, बेहतरीन कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और हर प्रकार के प्रशिक्षित लोग। साथ ही मौजूद है सरकार की ऐसी नीति जो पंजाब को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सपना आपका, संसाधन हमारे। इन्वेस्ट इन पंजाब, इन्वेस्ट इन द बेस्ट। सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट नरेश वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तिका वास्तु विज्ञान घर बैठे निःशुल्क मंगवाए व अपने घर दुकान को वास्तु दोष से बचाए। कॉल करें 9896789030। 1, 2, 3, start. I love Indus because I like Indus. I adore Indus. I admire Indus. I admire my school. I like Indus. Indus is different. आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का सर्वोत्तम संस्थान इंडस पब्लिक स्कूल। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र महत्वपूर्ण हिंदू धर्म स्थल के साथ साथ शेख चिल्ली के मकबरे के लिए भी प्रसिद्ध है। देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों में शुमार इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में दारा शिकोह ने लगभग 1650 ईस्वी में कराया था। मकबरा स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जो हर्ष के टीले के नाम से विख्यात प्राचीन टीले के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इस खूबसूरत परिसर में शेख चिल्ली की कब्र उनकी पत्नी के साथ बनी हुई है। शेख चिल्ली के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक मस्जिद, लॉन और एक पुरातत्व संग्रहालय भी बना हुआ है।
शेख चिल्ली के मकबरे में आकर्षित सुंदर पुष्प डिजाइनों के साथ साथ फारसी वास्तुकला का मनमोहक चित्रण भी किया गया है। हिसार जिले के हांसी में स्थित खांडा खेड़ी गांव में बना मित्र स्तंभ वैदिक पथ के पथिक चौधरी मित्र सेन आर्य के आदर्शों का जीवंत स्मारक है। 8 मंजिल में बना एक ऐसा स्मारक जिसकी वास्तुकला बेहद शानदार है। मित्र स्तंभ में बने सभी तलों की अलग अलग विशेषता है, जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर वैदिक काल की महत्ता, रामायण, महाभारत और गीता उपदेश को दर्शाया गया है। साथ ही हमें देखने को मिलती है प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत की सफल कहानी। तो हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को भी बखूबी दिखाया गया है। एक पूरा तल चौधरी मित्र सेन आर्य को समर्पित है। उनके आदर्शों को आने वाली पीढ़ी के लिए संजोए रखने के लिए हिसार के खांडा खेड़ी गांव में मित्र स्तंभ का निर्माण किया गया है। ये मित्र स्तंभ आदर्श विचारों का जीवंत स्मारक है। ब्रेक के बाद स्वागत है और लगातार हम बात यहां पर कर रहे हैं आज पेश होने जा रहे हरियाणा के बजट की। और ये खास बजट इसलिए है क्योंकि ये इसे चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, लेकिन उम्मीदों भरा ये बजट, अमृतकाल का ये पहला बजट, सरकार का, गठबंधन सरकार का ये चौथा बजट कितना खास रहेगा, इस पर भी बात कर रहे हैं। बेहद खास मेहमान हमारे तमाम जो है हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए उम्मीदों वाला बजट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उम्मीदें हर वर्ग की से लगी हुई हैं। लेकिन बजट से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरीके से तमाम सांसदों से, तमाम विधायकों से, तमाम विपक्षी विधायकों से भी जो सुझाव लिए, उससे यह पता चल रहा है कि कोई कोर कसर जो है, कोई भी कोर कसर की जो गुंजाइश है वो इस बजट में नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन इंतजार अभी फिलहाल कुछ घंटे का और करना पड़ेगा। देखिए, जैसे सारे लोग और सारी पार्टियां हमारे बजट का इंतजार कर रही हैं, जैसी अपेक्षाएं हमारे बजट से हैं, उन अपेक्षाओं पर हमारी पार्टी और हमारी सरकार पूरा उतरने का काम करेगी। मैं थोड़ा सा, मेरे साथी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमारे केंद्र के बजट की बात की। मैं ये कहता हूँ केंद्र का जो बजट आया है उससे बढ़िया बजट ही नहीं हो सकता। ये आलोचना करते हैं क्या हमने कोरोना काल के बाद जो लोग बेरोजगार हो गए उनको हमने फ्री में अनाज देने का जो काम किया है वो क्या गलत है? हमने किसानों के लिए स्टार्टअप करने के लिए पैसे रखे, डेयरी के लिए पैसे रखे और मछली पालन के लिए पैसे रखे, क्या वो योजनाएं गलत है? क्या हमने 157 जो नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात की उसके लिए बजट रखा, क्या वो गलत है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आलोचना तो किसी आधार पर करनी चाहिए, आलोचना के लिए आलोचना नहीं करनी चाहिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंची हुई है? हम 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में है और बहुत जल्दी हम 3रे नंबर पर भी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आज इंग्लैंड की आप अर्थव्यवस्था देखिए, अमेरिका की देखिए, जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनकी क्या हाल है उनका। और जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उन्होंने तो हाथ ही उठा दिए, ना तो उनके पास लोगों को खाने के लिए, आटा देने के लिए उनका कुछ नहीं है। उन्होंने जनता को अपने भरोसे पर छोड़ दिया। ऐसी जो आपदा हमारे देश में आई, हमने उसको पूरी तरह से काबू किया और कोई भी आदमी उस आपदा में भूखा नहीं सोआ, रोजगार चले गए। इसलिए हम उन लोगों को मदद कर रहे हैं। और हम जो सबसे बड़ी बात कर रहे हैं, हम स्किल्ड वर्कर भी पैदा करने का ये हमारी प्लानिंग है, ताकि बेरोजगारी दूर हो सके। सभी लोगों को सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जो भी हर संभव प्रयास है, डेवलपमेंट में भी लोगों को रोजगार मिलता है। इंडस्ट्री भी हमारी हरियाणा में आई हुई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है हरियाणा की तरफ उनका रुख है, क्योंकि जो हमने रोड्स की कनेक्टिविटी बनाई, रेलवे की बनाई, एयरपोर्ट्स की बनाई, उसकी वजह से निवेश हमारे प्रदेश में बहुत ज्यादा आएगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। ठीक है, केसी भाटिया साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। केसी भाटिया साहब, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी, आवाज तो पहुंच रही है लेकिन वीडियो गुम हो गया। ठीक है, केसी भाटिया साहब, जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि केंद्र का जो बजट आया था वो भी बेहतरीन था, विपक्ष का काम है आलोचना करना, वो कर रहा है।
और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े ही सोच समझ के सूझबूझ के साथ ये बजट तैयार किया गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपसे थोड़ी देर पहले आप भी जिक्र कर रहे थे, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए तमाम इसमें बड़ी बड़ी चीजें होने जा रही हैं, लेकिन विपक्ष लगातार आलोचना ही करता, कभी तारीफ क्यों नहीं करता है? देखिए प्रद्युमन जी, जो अभी ये बजट की खासियत गिना रहे थे सेंट्रल बजट की, उसके अंदर इन्होंने ये सरकार में उसके बजट की तारीफ करेंगे। हमारा काम है आलोचना करना जहां कुछ गलत है जी। इस बजट में जिस तरह से मनरेगा के बजट को काटा गया, जिस तरह से किसानों के बजट को काटा गया, जिस तरह से स्वास्थ्य के बजट को काटा गया, तो ये तमाम बातें जो ना, ये कहते हैं कि हम पांचवें नंबर पर अर्थव्यवस्था है हमारी विश्व की, ये किस आधार से ये उसको कैलकुलेशन करके बताते हैं। ये इन्होंने अंबानी अडानी के बजट को साथ में जोड़कर ये विश्व में दिखाने की कोशिश किया कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। भारत की जनता त्राही कर रही है, लोगों को महंगाई की मार का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है, वो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो लोगों को खाने के लाले पड़े। ये खुद ही कहते हैं कि लोगों को अनाज दे रहे हैं। अनाज अगर दे तो इसका मतलब कि सरकार लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही, खाली नहीं। भाटिया साहब, जो अनाज का जिक्र किया गया था, मैं उसको करेक्ट कर देता हूं, वो कोरोना काल के दौरान जो किया गया है सरकार के द्वारा मदद के तौर पर, वो जब का जिक्र हो रहा था। नहीं, ये अभी भी कह रहे हैं कि इस बजट में, सेंट्रल के बजट में इन्होंने कहा है कि हम अनाज का देना जारी रखेंगे। तो ये लोगों की स्थिति को सुधारने की बात क्यों नहीं करते? महंगाई को कम करने की बात क्यों नहीं करते? लोगों को रोजगार देने की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं, इनका जवाब हम यहाँ पर लेंगे बीजेपी प्रवक्ता से, लेकिन प्रोफेसर दीपनारायण पांडे जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर दीपनारायण पांडे जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात ब्रेक पर जाने से पहले यहाँ पर कही थी कि देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा हो, युवाओं की इमिग्रेशन का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी होगी। लेकिन चलिए लौटूंगे आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन प्रद्युमन लगातार अब इसी पर बात होगी कि आखिरकार ये सब चीजें होंगी, लेकिन होंगी कैसे? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और लगातार बात यहां पर हो रही है हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र। आज बजट पेश होने जा रहा है प्रद्युमन, बहुत उम्मीदें यहां पर हैं इस बजट से। वो इसलिए क्योंकि हर वर्ग का ध्यान रखने की बात, हर वर्ग का ध्यान रखने का जिक्र जो है वो यहां पर किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह हो जाती है कि केंद्र की तर्ज पर यह बजट पेश होने जा रहा है। अमृतकाल का पहला बजट है, गठबंधन सरकार का यह चौथा जो बजट है वो यहां पर रहने वाला है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उम्मीदें यहां पर इसलिए हाई हैं क्योंकि अगर यह बजट जो पेश आज हो रहा है, इसे चुनावी वर्ष में प्रवेश यहां पर हो जाएगी सरकार, तो इसीलिए प्रद्युमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अंजलि, क्योंकि जिस तरीके से बजट अब पेश हो रहा है, किसानों को, नौजवानों को, गृहिणी को, हर किसी को उम्मीद है, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि आज बजट पेश हो रहा है। जिस तरीके से आप भी अभी जिक्र कर ही रहे हैं कि 2024 में चुनाव है और उससे पहले यह बजट पेश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कहीं ना कहीं आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेंगे, और आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि बजट पेश होने से पहले बड़ी ही बारीकी से बजट को बनाया गया है। विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, सबसे सुझाव लिए गए हैं, उसके बाद यह बजट तैयार हुआ है। अब से कुछ ही देर बाद थोड़ा समय का इंतजार जरूर करना पड़ेगा, बजट पेश होगा, फिर देखने वाली बात यह रहेगी कि किस क्षेत्र में किसको कितना मिला है, यह जरूर आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन फोकस यहां पर रहेगा जिस बात का जिक्र हमारे तमाम मेहमान जो है वो भी कर रहे थे कि किस तरीके से रोजगार, औद्योगिकरण और ये सब प्रद्युमन समझा जाए तो ये सब इंटरलिंक्ड है। रोजगार के अवसर, अगर औद्योगिकरण आएंगे तो रोजगार के अवसर आएंगे, रोजगार के अवसर आएंगे तो युवाओं को मौका मिलेगा। हमारे तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर दीपनारायण पांडे जी। ये सब कुछ होगा कैसे, इस पर फोकस रहेगा। सब कुछ इंटरलिंक्ड है। अगर औद्योगिकरण आएगा तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो जो युवा है उन्हें यहीं पर नौकरी मिलेगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये खाका तैयार किया कैसे जाएगा, ये समझना होगा। गठबंधन सरकार का चौथा ये बजट है। जी देखिए, हर एक सरकार का या पार्टी का अपनी एक आइडियोलॉजिकल फ्रेम होता है, उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। वर्तमान समय में हरियाणा में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का जो आइडियोलॉजिकल फ्रेम है वो है एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में जो सामाजिक ताना बाना है वो अंत्योदय का है, जो आर्थिक ताना बाना है वो अंत्योदय का है। जब समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान हो जाए,
जो अब इस फिलॉसफी से भाजपा इस बजट को लेकर के आती है, तो उसे जो समाज का निचला तबका है, गरीब तबका है, जैसा केसी भाटिया जी ने कहा कि जो समाज का वंचित व्यक्ति है, वहां तक इस बजट का लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि कुछ ही वर्ग तक या जो पढ़ने की भाषा, लिखने की भाषा या सरकारी दफ्तरों को मैनेज करना जानते हैं, वही इस लाभ को ना उठा पाए। इस लाभ को जो व्यक्ति सरकारी ऑफिस नहीं जा सकता है, जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है, जो व्यक्ति पहुंच नहीं रखता है, वहां तक यदि इस बजट का लाभ मिलता है तो ये बजट सार्थक बजट होगा और अपनी विचारधारा जो बताती है भाजपा, उस भाजपा को, उस विचारधारा को पूरा करने वाला बजट होगा। अभी जो हरियाणा में मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे महिलाओं के आर्थिक दशा की बात करें, चाहे वहां के युवाओं की बात करें, या खेल पर ही हम अधिक फोकस करें, तो हम उसका एक समुचित वितरण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल कुछ ही डिस्ट्रिक्ट के लोगों के इर्द गिर्द ही डेवलपमेंट घूमता रहे, जो राजस्थान, जो हरियाणा में काफी लंबे समय से दिखाई पड़ता है। जो वहां का डेवलपमेंट है वो दिल्ली से आप चंडीगढ़ जाएंगे, इसी रूट के इर्द गिर्द ही डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है। जो रास्ता दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में नहीं पड़ता है, उधर विकास की किरण कम दिखाई पड़ती है। तो वर्तमान सरकार को इस डिफिनीशन को तोड़ना चाहिए, क्योंकि जो अतीत में होता रहा है कि कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वहां पर विकास की किरण ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो ऐसा ना हो, और जो युवाओं को नशाओं के चंगुल में फंसा जा रहा है हरियाणा का युवा, उससे निकालने की जरूरत है, क्योंकि आज हरियाणा देश को बहुत अच्छे खिलाड़ी देता है। यही नशा की मिट्टी बढ़ेगी तो आने वाले समय में हरियाणा से खिलाड़ी निकलना नहीं बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो इस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। और जी ठीक है, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इसी बीच राजकुमार सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना और समझाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उम्मीदें इस बजट से लोगों की लगी हुई है। यूथ की अगर बात कर लेते हैं, महिलाओं की बात कर लेते हैं, हर एक शख्स यहाँ पर बजट से उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। राजकुमार जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से अब से कुछ ही देर बाद ये बजट पेश होना है, खासतौर पर अगर खेती को लेकर बात करते हैं, किसानों के लिए बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है और खेती पर ज्यादा फोकस किया जाता है। आजकल मोटे अनाज वाली खेती पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बजट में किसानों को जिस तरीके से उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरता हुआ ये बजट नजर आएगा क्या? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल एक बात हमें और समझनी होगी कि कोई भी सरकार हो, उसके सोच के केंद्र में अपने राज्य के वासियों का कल्याण ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन समस्या ये होती है कि उसको आय और व्यय दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना है। आपकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती है योजना लागू करने की, लेकिन आपके पास उसके लिए राजस्व है कि नहीं है, राजस्व के स्रोत कितने हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। एक चीज जो और हमें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे हम केंद्र के बजट की बात करें, हरियाणा के बजट की बात करें, अन्य राज्यों के बजट की बात करें, कोरोना के बाद का जो 2-2.5 साल का वर्ष गुजरा है, उसमें अर्थव्यवस्था के राजस्व प्राप्ति के ज्यादातर स्रोत सूख गए हैं। खर्चे कम नहीं हुए, आय कम होती गई। तो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, आपको उन परिस्थितियों में अपने आय और व्यय के बीच संतुलन भी स्थापित करना है और जनता की आकांक्षाओं पर भी खरा उतरना है। बिल्कुल। अब अगर हरियाणा के बजट की बात करें, जैसा आपने कहा कृषि के क्षेत्र में, जी, हरियाणा में मोटे तौर पर मैं 2 क्षेत्रों को देखता हूँ जो हरियाणा की बहुत सारी समस्याओं के समाधान में सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक है कृषि क्षेत्र, क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य आज भी है। दूसरा है उद्योग, जी, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद हरियाणा में औद्योगिकरण की जो रफ्तार है वो देश के ज्यादातर राज्यों से तेज है। तो अगर आपको बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करना है या उससे जुड़ी अन्य समस्याओं को एड्रेस करना है, तो कहीं ना कहीं रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने होंगे। बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं जिनका समावेश बहुत जरूरी हो जाएगा। लौट रही हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना पड़ रहा है।
ब्रेक के बाद स्वागत है और लगातार बात यहां पर हो रही है कि आज देखिए कुछ ही घंटे का समय यहां पर शेष रह गया है बजट पेश होने में और जाहिर तौर पर यह बजट उम्मीदों भरा बजट यहां पर रहने वाला है। केंद्र की तर्ज पर इस बजट को यहां पर तैयार किया गया है, लेकिन इन उम्मीदों को पूरा किस स्तर तक किया जाएगा प्रद्युमन, यही बजट पेश होने के बाद पता चल पाएगा। कहना कि आप ठीक कह रहे हैं कि अब से थोड़ी देर इंतजार जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही बजट पेश होगा उसके बाद जो सौगातों का पिटारा खुलने वाला है ये जरूर देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन उम्मीदें सभी की लगी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से बजट पेश हो चुका है, अब राज्य सरकार बजट पेश कर रही है। आपको यह भी बता दें कि खास तौर पर किसानों को, महिलाओं को और यूथ को साधने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, उससे पहले यह बजट पेश हो रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है, लेकिन जो चुनौतियां हैं उन्हें किस तरीके से पार पाएंगे इस बजट में, वो यहां पर देखना होगा, क्योंकि विपक्ष उन मुद्दों को यहां पर कहीं से भी पीछे नहीं होने देगा। राजकुमार सिंह जी, लगातार हम आपसे भी बात इस जिक्र कर रहे थे, ब्रेक पर जाने से पहले भी इसका आप जिक्र कर रहे थे, उन बिंदुओं को आप समझा रहे थे बहुत अच्छी तरीके से जिन पर सरकार अगर फोकस करती है तो फिर इस बजट को आप ये समझिए कि अब ये बजट यहां पर कहीं से भी विरोध लायक नहीं बचेगा। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई, बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के सवाल को पहले उठाएं, क्योंकि अगर आदमी की आय बढ़ती है तो महंगाई की मार भी झेल लेता है। बिल्कुल। कोरोना काल में यह हुआ कि रोजगार के अवसर लगातार खत्म होते गए, कम होते गए। अभी केसी भाटिया जी कह रहे थे कि आपको अनाज देना पड़ा या ट्राई है। मेरा मानना यह है कि राजनीतिक सभाओं में, कार्यक्रमों में इस तरह की अतिरंजित भाषा ठीक हो सकती है, लेकिन जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो थोड़ा तथ्यों पर रहना चाहिए। ट्राई उसको कहते हैं जो श्रीलंका में हुई, ट्राई उसको कहते हैं जो पाकिस्तान में हो रही है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर पड़ा, रोजगार के अवसर कम हुए, लोगों की आय घटी, नौकरियां गई, लेकिन उससे निपटने के जो उपाय हो सकते थे वो हमारी सरकारों ने किए। तात्कालिक उपाय हो सकता था कि जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं, जो करीब 80 करोड़ का आंकड़ा बैठता है, उनको आपने एक मुफ्त अनाज की योजना शुरू की जो लगातार बढ़ा दी गई है। दूसरा, आपने जो क्षेत्र रोजगार के अवसर दे सकते थे, बढ़ा सकते थे, उनको मदद की। तो अब सवाल वही है कि आपको जब तक रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे, और मैं कह रहा था हरियाणा के संदर्भ में कृषि का क्षेत्र, क्योंकि कृषि प्रधान राज्य है, कृषि में आज भी बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने का मादा है। अगर आप याद करें, कोरोना काल में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को किसी ने संबल दिया था किसी एक क्षेत्र में, तो कृषि था। दूसरा, क्योंकि दिल्ली के तीन और हरियाणा है, एनसीआर में कई जिले आते हैं, और गुड़गांव की बात करें तो विदेशी निवेशकों की पहली पसंद है। तो उद्योग के क्षेत्र में भी रोजगार सृजन की अपार संभावना है। तो मेरा मानना है कि कृषि के क्षेत्र पर, उद्योग के क्षेत्र पर, रोजगार सृजन की दृष्टि से और जन कल्याण की दृष्टि से करें, सामाजिक कल्याण की दृष्टि से बात करें, शिक्षा और स्वास्थ्य, और फिर ढांचागत विकास, चाहे सड़क है, बिजली है, पानी है, और बाकी जो विकास से जुड़े हुए, वो सारी चीजें फोकस में रहेंगी। और ये हम अभी 2 घंटे बाद जब बजट आएगा, 1.5 घंटे बाद, तो उसमें देखेंगे कि सभी वर्गों के लिए, जैसे कि अभी अर्थशास्त्री कह रहे थे दीप नारायण पांडे जी, कि अंतिम व्यक्ति, अगर आप अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हैं तो बीच में आने वाले अपार संख्या में जो लोग हैं उनका कल्याण तो स्वतः हो जाएगा। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा भी आपके पास लौटेंगे। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास की बात सरकार करती है और आज बजट पेश होना है, तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर हम महत्वपूर्ण चर्चा लगातार बीते आधे घंटे से कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नौजवानों की बात लगातार यहाँ पर की जा रही है, चाहे राजकुमार सिंह जी हो, केसी भाटिया जी हो कांग्रेस की तरफ से, वो भी कह रहे हैं कि रोजगार पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए और खेती को लेकर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। वो किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जा रहा है? देखिए, सबसे बात करता हूँ, हमारी जो सरकार का संकल्प है कि किसान की आय दोगुनी हो, उसके लिए ये प्रोसीजर है कि किसान खेती करने वाले लोगों की संख्या तो कम होनी चाहिए और उसका जो उत्पादन है वो बढ़ना चाहिए। तो ताकि 4 लोग अगर हैं तो कोई डेयरी का भी उसमें वो व्यवसाय अपनाए, बागवानी का अपनाए, जिसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। सरकार ने बजट में प्रोविजन किया है। तो जब उसमें इनकम होगी और दूसरा भी सोर्स उसके पास होगा तो इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा, बेरोजगारी की बात मैं करूं, हमारी सरकार ने
कौशल रोजगार योजना के तहत 1 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात की है और भी काफी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है और स्किल्ड वर्कर तैयार करने की हमारी प्रपोजल है। हमारी सरकार उसमें पूरा ध्यान दे रही है। जब लोग स्किल्ड हो जाएंगे तो वो जितने भी इंडस्ट्री हैं वो अपने आप उनको जॉब भी देंगी और मैं ये कहता हूँ बेरोजगारी दूर भी होगी और जितना विकास हमारी सरकार ने किया है और मैं ये कहता हूँ ये जो वर्ष होगा इसमें और भी विकास की रफ्तार डबल होगी और जब सड़कें बनेंगी, मकाने बनेंगे, दूसरी बिल्डिंगें बनेंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा होंगे। ये सारी हमारी सरकार के ध्यान में है और इस पर सारा फोकस लगा हुआ है। और इन्होंने एक साथी ने बात किया भाटिया साहब ने कि आखिरी व्यक्ति तक देखिए जो 1,80,000 से कम का हमने रखा है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए बजट रखा है। आप ये बताइए 5 लाख तक आयुष्मान योजना के तहत हमने स्वास्थ्य योजना शुरू की है। वो 1,80,000 से जिसकी कम इनकम है वो आखिरी लोग ही तो हैं, आखिरी पंक्ति में तो लोग बैठे हैं, उन्हीं के लिए तो हमने किया है। जो हमने वृद्धावस्था पेंशन की है वो भी तो उन्हीं लोगों के लिए की है जो 1,80,000 से कम में बैठे हुए हैं। चाहे वो बच्चों की फीस देने की 1,750 रुपए पर बच्चा वो भी 1,80,000 से कम की तो उनके लिए किया है। और मैं ये कहता हूँ जो उनकी पहली लड़की की शादी होती है 73,000 रुपए देने की वो भी हमने उनके लिए किया है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो मकान जिनके टूट फूट हो जाती थी 40,000 रुपए पहले दिए जाते थे हमने उनको बढ़ा के 80,000 कर दिया और जो गरीब लोग हैं जो आखिरी लाइन में बैठे हैं तो उन्हीं के लिए हमने उसमें प्रोविजन किया है। हमारे यहाँ बिचौलिया नहीं है, बिचौलिया को तो हमने खत्म कर दिया। हमने जो पोर्टल बनाया है उसका उद्देश्य भी यही है कि कोई भी चाहे अटल सेवा केंद्र पर मात्र वो 50 रुपए में उनकी सारी चाहे पीला कार्ड बनने की बात है, चाहे पेंशन बनने की बात है, चाहे आयुष्मान योजना का कार्ड बनने की बात है, वो अपने आप बन जाती है, किसी के सिफारिश की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर है हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में लाखों कार्यकर्ता है जो जाके के उनकी हेल्प करते हैं। अगर किसी के पास 50 रुपए भी नहीं होते तो हमारे वर्कर उसको साथ लेके जाते हैं। जिनको जानकारी नहीं होती उनका वो कार्ड बनवाते हैं, 50 रुपए की पेमेंट भी हमारे वर्कर करते हैं। हम आखिरी लाइन में जो भी व्यक्ति बैठा है संकल्प यानी अंत्योदय की भावना से ये बजट जो है वो तैयार किया गया है। एक तरीके का ब्लूप्रिंट जो है भूपेंद्र सिंह गहलावत जी ने वो यहाँ पर समझा दिया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर और रुक रहे हैं, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, बजट पर चर्चा लगातार यहाँ पर जारी है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इस पर हम बात लेंगे केसी भाटिया जी से, हम जानेंगे कि जो ब्लूप्रिंट अब हमारे सामने यहाँ पर गहलावत जी की तरफ से रखा गया है उस पर वो क्या समझते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से लगातार ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, कहीं ना कहीं तमाम उम्मीदें भी यहां पर देखने को मिलेंगी। बस थोड़ा सा इंतजार और करना है, उसके बाद सौगातों का पिटारा जरूर खुलेगा। बिल्कुल सौगातों का पिटारा यहां पर जरूर खुलेगा, लेकिन उम्मीदें कितनी पूरी होंगी ये बजट पेश होने के बाद समझ आएगा। 1 घंटे का समय यहां पर रह गया है। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हम यहां पर कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। केसी भाटिया जी, देखिए गहलावत जी ने तो पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो यहां पर रख दिया है। बजट अभी पेश होने में 1 घंटे का समय जरूर शेष है, लेकिन उससे पहले ब्लूप्रिंट तैयार है। जी देखिए, मेरा ये कहना सबसे पहले तो मैं ये दीप नारायण जी हैं अर्थशास्त्री, ये बता रहे हैं कि जो विकास नजर आता है हरियाणा में वो जीटी रोड के आसपास नजर आता है, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक नजर आता है। मेरा ये कहना है कि खाली इनको जीटी रोड जो बनी हुई नजर आती है या बन रही है, कहीं पे फ्लाईओवर थोड़े बहुत रह गए हैं, बन रहे हैं, तो वो सब पैसा लोगों से इकट्ठा किया जा रहा है। वो टोल टैक्स के जरिए लोगों से पैसा कंपनियां लूट रही हैं, पैसा इकट्ठा कर रही हैं और इन्होंने ये सड़क बनाई है, नेशनल हाईवे दूसरे भी बनाए हैं, लेकिन ये सरकार का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सरकार ने खाली मैनेजमेंट किया है और सारा पैसा कारपोरेट सेक्टर ये इसको पैसा कमाने का एक जरिया बनाया गया है। सड़कें जरूर, लेकिन जो प्रदेश की सड़कें हैं उनका बुरा हाल है। गांव की देहात की जो जोड़ने वाली, शहर से जोड़ने वाली सड़कें हैं उनका बहुत बुरा हाल है, उस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। और जो ये अपने गहलावत जी कह रहे थे, भूपेंद्र सिंह गहलावत जी कह रहे थे कि कौशल रोजगार योजना की बात कर रहे हैं कि हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। किस तरह का एक यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई थी पलवल में, वो पिछले 1 दशक से ये 8-9 साल से यूनिवर्सिटी बन रही है, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुई है। किराए की बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, किराए की बिल्डिंग में वहाँ का वाइस चांसलर बैठा हुआ है
और कुछ स्टाफ वहां बैठा हुआ है, पलवल में कोई मैनेजमेंट नहीं है, कुछ यहाँ बैठा हुआ है। आज तक एक भी ऐसा आदमी प्रशिक्षित वहां से होकर नहीं निकला है जो कि नौकरी। ठीक है केसी भाटिया साहब इसका जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र सिंह जी, इस तरीके से आप सुन भी रहे होंगे, भाटिया साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो भी काम अधूरा पड़ा हुआ है, किराए की जगह पर आप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, फिर आप बात करते हैं कि विकास हो रहा है। में चला रहे हैं, यूनिवर्सिटी पलवल की है, गुड़गांव से चला रहे हैं, किराए का बहुत भारी किराया दे रहे हैं, उसका पता नहीं क्या कारण है उसका। जवाब दीजिए सर। देखिए, ये तो भाटिया साहब मान रहे हैं कि वो बिल्डिंग अधूरी पड़ी है। अधूरी बिल्डिंग भी जब भी हुई है, जब बननी शुरू हुई है, ये हमने नया सिस्टम लागू किया है। वो जो सिस्टम लागू होता है उसमें तैयार होने में समय लगता है। मैं यही तो कहता हूँ, आलोचना के लिए आलोचना इसी को कहते हैं। जब हमने एक प्रोसेस शुरू किया है उसमें समय लगेगा और बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी सामने आएंगे। हमने परिवार पहचान पत्र की आलोचना करते हैं, वो भी शुरू किया है, उसके भी आपको 4 महीने बाद देखना कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। आप ये नहीं है कि कोई भी नई स्कीम लागू होती है उसमें समय लगता है उसको पूरा करने में, और ये नहीं 1 लाख रोजगार हमने दिया है, ये तो रिकॉर्ड की बात है। आप ये कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है। भाटिया साहब जरा इसको आप, और मैं ये भी कहता हूँ जो इन्होंने डेवलपमेंट की बात की, अपने हिसाब से ये कभी गाँव के एरिया में जाते नहीं होंगे। मैं जाता हूँ, मैंने तो 4-5 रोडों पे अभी पिछले महीने में जाके आया हूँ, 50-50 किलोमीटर तक मैं गया, मुझे तो कोई भी गड्ढा नजर नहीं आया सड़कों में। मैं तो बता देता हूँ आपके उसके लिए। चलिए, ये तो सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं क्योंकि समय की बेहद कमी है। तमाम मेहमानों से हम एक छोटा रिएक्शन जरूर ले लेते हैं। प्रोफेसर दीपनारायण पांडे जी, अब देखिए 1 घंटे का समय यहाँ पर शेष रह गया है, उम्मीदें बहुत ज्यादा यहाँ पर है, लेकिन अब एक कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बजट जब पेश होगा उसके बाद विस्तार से चर्चा भी होगी, लेकिन अब आखिरी यहाँ पर कयास, ये उम्मीद क्या हम लगा के चले? देखिए, अगला चुनाव 2024 में होने वाला है और कहा जाए तो ये बजट अगले चुनाव को बहुत निर्धारित करने वाला बजट होगा जी। जहां तक हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो इनके पास दूरदृष्टि है, एक विजन है, और इस विजन को ये संभवतः इस बजट के माध्यम से पूरा करना चाहेंगे। यदि इस बजट में महिलाओं, गरीब तबके के लिए, दलित वर्ग के लिए, जो युवा है उसके लिए, जो युवा छात्राएं हैं उनके लिए, यदि ये बजट आशा की किरण देता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगला चुनाव इनके अनुकूल। ठीक है। चुनाव की बात हो रही है, राजनीतिक विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, उनसे एक बार चर्चा कर लेते हैं। राजकुमार जी, चुनावों को लेकर बार बार कहा जा रहा है कि चुनावों को साधने का प्रयास किया जाएगा, इस बजट के थ्रू किस तरीके से देखेंगे? देखिए, चुनाव है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, वही सरकार का नेतृत्व करते हैं, तो चुनाव की छाया तो बजट में दिखेगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास के तमाम क्षेत्रों पर फोकस करते हुए 1 घंटे बाद जो बजट आएगा वो मनोहर बजट होगा। बिल्कुल, बाकी व्याख्या उसके आने के बाद होगी। ठीक है, बिल्कुल, इसकी व्याख्या आने के बाद होगी, मनोहर बजट होगा, ये उम्मीद है। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।